पढ़ा भी होगा आपने कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि इकाई धनावेश को अगर आप यहाँ Q का मान क्या लेते हो 1 कूलम, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका V बराबर क्या हो जाएगा W। मतलब क्या होगा कि इकाई धनावेश को अनंत से, अनंत का मतलब पूरी तार कितनी भी लंबी हो सकती है, वहां से एक विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका क्या विद्युत क्षेत्र है, ये फेज का विभव है और ये क्या न्यूट्रल है। यहां से आपने क्या किया, इसको यहां तक लेकर गया विद्युत क्षेत्र तक, तो ये जो किया गया कार्य होता है वही आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और विभव जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। विभव की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, वोल्ट। दूसरी बात तुमको क्या याद रखना है कि वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखो वोल्ट बराबर क्या होगा, ये क्या है जूल, इसकी यूनिट क्या होती है जूल कार्य की, और इसकी क्या यूनिट होती है कूलाम। तो ये जो क्वेश्चन है ये डीएमआरसी मैथ है एक बार कि जूल प्रति कूलाम जो होता है वो किसके बराबर है। तो या आप यहाँ से बता सकते हो 2016 के एग्जाम में था, मेंटेनर के एग्जाम में था कि जूल प्रति कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। फिर क्या याद रखनी है कि अपने पास जो सिंगल फेज होता है, एक अपने पास क्या होता है पृथ्वी होती है और एक क्या होता है अपने पास न्यूट्रल होता है। घरों में जो सप्लाई आती है वो 240 वोल्ट एसी। इसके अलावा पृथ्वी का जो विभव माना जाता है वो 0, न्यूट्रल का विभव क्या माना जाता है 0। इसी कारण आप क्या करते हो, जो पृथ्वी जो होती है उसको न्यूट्रल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्या याद रखना है, पृथ्वी का जो विभव जो होता है इसको मानक विभव की संज्ञा दी है। मतलब आप लोग अगर तुलना करोगे किसी दूसरे से क्या करोगे, तो पृथ्वी के विभव को आधार मानकर क्या करोगे। फिर अपने बात आती है विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है, देखो विभवांतर का मतलब क्या होता है, दो विभव का अंतर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दो विभव का मतलब जैसे एक तो फेज का हो गया 240, न्यूट्रल का कितना हो गया 0, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 240 आएगा। फिर तुमको क्या याद रखना है, इसकी यूनिटें सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। बस एक बात जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि धारा जो प्रवाह होगी वो कब प्रवाह होगा। आपने ओम के नियम के अंदर भी पढ़ा होगा कि जैसे चालक की भौतिक अवस्था स्थिर होगी, ताप दाब या आंतरिक सामर्थ्य, तो चालक में जो प्रवाहित धारा होगी वो उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब है ये आपका एक लैंप है, आपके दो टर्मिनल है, यहाँ 240 वोल्ट है और यहाँ कितना है 240। अगर घर में सप्लाई आ रही है तो आपने एक सॉकेट से 240 वोल्ट उठा ली, दूसरे से 140 वोल्ट उठा ली, तो यहाँ इस पर विभवांतर कितना है 0, क्योंकि घरों में जो होता है वो सिंगल फेज सप्लाई होती है, ये भी याद रखोगे आप। अगर यहाँ दो अलग अलग फेज होंगे तो ये लैंप क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ भी 0 रखता हूँ तो भी ये लैंप प्रकाशित नहीं होगा, लेकिन एक पर 240 है दूसरे पर क्या 0, तो ये लैंप जलता है। यही आप देखते हो कि एक तो फेज है दूसरा न्यूट्रल है, तो लैंप क्या होगा, प्रकाश देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ विभवांतर शून्य था, फेज न्यूट्रल का विभवांतर शून्य था, यहाँ भी क्या था शून्य था, जबकि यहाँ शून्य नहीं है। यहाँ शून्य था तो लैंप प्रकाशित नहीं हुआ यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका विभवांतर शून्य होगा तो धारा तो 0 होगी, लेकिन बिंदु का विभव शून्य हो यह जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा कब प्रवाह होगा, जब विभवांतर होगा। तो यही एक मेन कंसेप्ट था कि धारा प्रवाह करने के लिए विभवांतर होना जरूरी है। और वोल्ट मीटर जब तुम लोग जोड़ते हो तो वो आपको विभव नहीं बताता, वो आपको क्या बताता है, विभवांतर जो है उसका रिप्रेजेंट करता है। अगला जो अपना है वो है शक्ति, पावर जो होती है, देखो वो क्या होती है, विद्युत शक्ति की अगर हमने बात करें, देखो अपने को पता है कि P बराबर जो होता है वो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो V बराबर होता है W अपॉन में Q होता है, W बराबर क्या होगा, V इंटू Q होगा। इस W की वैल्यू आप यहां रखो और ये जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, I होगी। तो P बराबर जो होता है वो क्या होता है, VI होता है। तो यहां से पावर का जो फार्मूला बनता है P बराबर क्या होता है, VI होता है। दूसरी बात तुम लोग क्या कर सकते हो, V बराबर क्या होता है, IR। तो एक फार्मूला आप लोग यहां से और बना सकते हो, P बराबर क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R बन जाएगा, क्योंकि I की वैल्यू V की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे I स्क्वायर R होगा। फिर आप काम क्या करो, I की वैल्यू यहां रखोगे, I की वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो V स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, R आएगा। तो एग्जाम के अंदर पावर के ऊपर सबसे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, आपको देगा निम्न में से वाट के तुल्य नहीं है, तो वाट के तुल्य नहीं है तो एम्पियर इंटू क्या होता है, वोल्ट होता है, वाट के बराबर होगा। यहाँ एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम होगा, वो वाट के बराबर होगा। यहाँ वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम जो होगा वो वाट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति की जो इकाई जो होती है वो क्या होती है, वाट। वाट बराबर क्या होगा, जूल प्रति सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होगा, वाट के बराबर होगा।
अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो आप किसी भी जो यूनिट जो होगी, किसी भी इकाई की आप यूनिट बना सकते हो, उनमें अंतरछेद यानी कि उनमें इंटरचेंज करके आप लोग क्या कर सकते हो, उसके मात्रकों को बता सकते हो। बाई चांस आपको यहाँ आर नहीं दिया तो पी बराबर आपको क्या देगा, आई स्क्वायर अपॉन में क्या देगा जी, क्योंकि आर जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में क्या होता है जी। इसी तरीके से पी बराबर जो होगा वो वी स्क्वायर 1 अपॉन में आर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो जी। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 फार्मूले आपको पावर के याद रखने हैं। या तो आपको एक रखना है, दूसरा ये रखना है। इसमें आप v का मान चेंज करो, i का मान चेंज करो तो ये 2 वैल्यू मिलेगी, फिर r का मान चेंज करो तो ये और ये 2 वैल्यू मिलेगी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपने देखा भी होगा कि घरों के अंदर आपके पास एक 60 वाट का लैंप है, जैसे यहाँ 60 वाट का लैंप है और एक 100 वाट का लैंप है, तो इसकी पावर देखो ज्यादा होगी और इसकी पावर कम है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि देखा होगा 100 वाट का अगर आप लैंप जलाते हो तो बिजली का जो खर्च होता है वो ज्यादा आता है और 60 वाले में क्या आता है, कम आता है। तो याद रखना कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, जैसे 2400 वाट की एसी है तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और धारा का मान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बिजली की जो खपत होगी वो बढ़ेगी। तो विद्युत शक्ति के अंदर आपको क्या बातें याद रखनी है, इसका मात्रक क्या वाट है, वाट बराबर क्या होगा, जूल प्रति सेकंड होगा, यानी कि वाट इसका क्या होता है जूल और इस समय का क्या होता है सेकंड, तो वाट बराबर क्या होगा, जूल प्रति सेकंड होगा। इसके अलावा इन फार्मूलों से भी आप बना सकते हो कि वाट बराबर क्या होगा, एमपी वोल्ट इंटू एम्पियर होगा। इस तरीके से इनके सभी के फार्मूले आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फिर अपने बात करते हैं रेजिस्टेंस की। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध। तो वो प्रतिरोध के बारे में मैं आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी दूंगा, इसका अपने एक चैप्टर बढ़ेंगे जिसमें सारे डिटेल बढ़ेंगे, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम, स्टार डेल्टा, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो प्रतिरोध आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध विद्युत धारा का जो होता है, प्रवाह जो होता है उसमें रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा आपने भी देखा होगा कि अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहां हमने ये पढ़ा होगा कि विद्युत धारा जो होती है उसको रोकने का काम नहीं करता, ये विद्युत धारा को कम करने का काम करता है। मतलब आप लोग घरों में देखा होगा पंखा चल रहा है, उसमें आपने एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया, तो वो रेगुलेटर आपने धारा को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अगर वो धारा को रोकता तो पंखा थोड़ी चलता। मतलब आप धारा को कम करने का इस्तेमाल करते हो। ये अब क्या आपके डीएमआरसी में भी क्वेश्चन आया था कि प्रतिरोध का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो धारा जो होता है धारा को कम करने का कार्य करता है। फिर बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो फार्मूले में देखो यहां जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। आर बराबर होता है रो एल अपॉन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध होगा वो किसके समानुपाती होगा, लंबाई के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो पदार्थ की प्रकृति होता है उस पर भी क्या करता है, उसके समानुपाती होता है। तो देखो क्या है, प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं लंबाई पर। लंबाई बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अगर आपको एरिया नहीं दिया, क्योंकि तार पूरा क्या होता है राउंड होता है, राउंड इसलिए लेते हैं ताकि पाइपों के अंदर आप आसानी से खींचा जा सके, इस तार को बंडल आसानी से बनाए जा सकते हैं। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर होता है, ये इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो होगा रेजिस्टेंस जो त्रिज्या होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और व्यास होगा उसके भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये भी आप याद रखोगे। फिर है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, सोना तांबा चांदी जैसा उसकी प्रकृति होगी वैसा ही उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है चांदी का। फिर अपने बात करते हैं ताप। तापमान देखो चालकों का तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि कुचालक जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं उनमें क्या होता है, घटता है। और जो मिश्र धातुएं जो होती है जैसे यूरेका, मैग्नीन, कांस्टेंटन, इनमें क्या होता है कि तापमान का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आपसे पूछा जाए कि तापमान बढ़ने पर सोना जो है उसका तापमान बढ़ने पर धारा क्या होगी, तो तापमान बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। ये तो बात थी कि प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब वो बातें बढ़ेंगे जिन पर प्रतिरोध का मान डिपेंड नहीं करता, यानी कि निर्भर नहीं करता। तो 4 बातें आपको ये याद रखनी है जिन पर निर्भर करता है, और 4 ही बातें आपको ऐसी याद रखनी है जिन पर प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता। तो देखो सबसे पहला जो अपने बात करते हैं पदार्थ की आकृति। आकृति का मतलब वो तार गोल है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है। अगर इनका एरिया सेम है तो इनमें करंट का फ्लो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब किस पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की आकृति। आकृति बोल दो या उसका अंग्रेजी में क्या बोल दो, शेप बोल दो।
दूसरा ईएमएफ, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर उसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो 20 पर भी क्या होगा, 5 ओम ही होगा। तो प्रतिरोध ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता। तीसरा है भार, तार का जो वेट होता है वो उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको डिसाइड नहीं करता। ये आपका इसरो के अंदर पूछा गया था, ये आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किससे स्वतंत्र रहता है, और ये भी आपका डीएमआरसी में पिछले साल जो 2017 के एग्जाम में, तो इनमें आप देख सकते हो। फिर एक बात और याद रखनी है आपको, एक तो ये हो गया पदार्थ की आकृति हो गया, ईएमएफ हो गया, भार हो गया, एक होता है आवर्ती। मतलब अगर आपने वो देखोगे एससी पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति है और डीसी की क्या होती है 0। अब आपने एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जिसका मान है 10 ओम, तो एससी पर 10 ओम है तो डीसी पर भी वो क्या करेगा, 10 ओम प्रदर्शित करेगा। इसी कारण ध्यान रखना, प्रतिरोध एक ऐसा घटक है जो एसी और डीसी दोनों पर समान व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन जो आया था आपके यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का एग्जाम होता है उसके अंदर आया था। इसके अंदर प्रश्न क्या दिया गया था, ऐसा कौन सा घटक है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान रूप से व्यवहार करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, समान रूप से क्या करता है, व्यवहार करता है। तो 4 बातें आपको ऐसी याद रखनी है जिनका मान पदार्थ की आकृति पर निर्भर नहीं, प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता, पर 4 बातें ऐसी है जो प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। अब बात करेंगे अपने विशिष्ट प्रतिरोध की, जिसको आपने क्या बोल सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोल सकते हो, प्रतिरोधकता भी कहा जा सकता है। ये इसको क्या बोल सकते हो, प्रतिरोधकता। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, आपने एक फार्मूला लिखा R बराबर रो एल अपॉन में, एल का मान आपने 1 मीटर ले लिया और एरिया का मान क्या ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो R बराबर क्या होगा, रो। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक बहुत बड़ा तार का टुकड़ा है, आप लोग उसका पूरा एक टुकड़ा यहाँ पे, एक टुकड़ा पता नहीं कहाँ पे है, तो आप उसका रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते। आपने काम किया कि एक छोटे से टुकड़े का रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, तो आपने लंबाई को फिक्स कर दिया, एरिया को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जो इतने से टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। तो मतलब है प्रतिरोधकता के अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है कि लंबाई और एरिया को क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। इसका मतलब इसका जो मान जो होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान 2 ही बातों पर निर्भर करेगा। पहला देखो, प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर कर रहा था, उनमें से 2 बातें वो गायब कर दो आप, कौन कौन सी, लंबाई और एरिया, बाकी 2 चीज बच गई, कौन सी, ताप और पदार्थ की प्रकृति। ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मिलते हैं, उसमें अपने क्या करते हैं, उपरोक्त सभी करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध नहीं पूछा आपसे, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। और ये भी डीएमआर इस लाइनमैन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर क्या दिया था कि जो चालक जो है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लंबाई 1 मीटर होगी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, इस तरीके से ऑप्शन था। तो लंबाई मीटर लोगे, एरिया को मीटर स्क्वायर लोगे, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो इसके क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इनका मान पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर नहीं करता, वही 4 बातें आएगी जो अभी तुमने अपने प्रतिरोध में पढ़ी थी। तो प्रतिरोध की मात्रक है, देखो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखो क्या है, यहां से अपने रो का मान निकालेंगे तो R इंटू क्या हो जाएगा, A अपॉन में क्या हो जाएगा, L। तो रो इसका मान क्या होता है, ओम, इसका मान मीटर स्क्वायर होता है, इसका मान क्या होता है, मीटर। इसको काटोगे तो क्या बनेगा, ओम इंटू मीटर, जो होगा इसका क्या है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मात्रक है, या तो विशिष्ट प्रतिरोध का या चालकता का, विशिष्ट चालकता का आपसे मात्रक पूछा जाता है। तो यहाँ ओम इंटू मीटर क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होगी, इकाई होगी। तो इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, इकाई लंबाई, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। एक बात ये याद रखोगे। दूसरी बात तुमको क्या याद रखनी है, किस पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इसका मात्रक, और कुछ नहीं याद रखना इसमें आपको। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिरोधकता जो होती है वो 20 डिग्री तापमान पर निर्धारित की जाती है। ये अपने पढ़ेंगे, आगे वाला जो चैप्टर आएगा रेजिस्टेंस का मैं चैप्टर कराऊंगा उसमें अपने बात करेंगे। फिर देखो अपने को क्या करना है, एक होता है चालकता, कंडक्टेंस, चालकता जिसको कहा जाता है, चालकता को कहा जाता है। देखो R जो होता है 1/g, या G बराबर जो होगा 1/r, यानी कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसको क्या कहलाते हो, कंडक्टेंस कहते हो, चालकता कहते हो। प्रतिरोध की जो इकाई जो होती है वो क्या होती है, ओम। ओम होता है, इसको अपने उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, महो। तो इसका जो इकाई क्या होगी, महो होगी। या 1/ओम को क्या लिख सकते हो, प्रति ओम लिख सकते हो। इसके अलावा इसको ओम इनवर्स लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, साइमन भी लिख सकते हो। तो साइमन भी क्या है, इसकी इकाई है, साइमन बोल सकते हो, या सीमेन भी लिखा जाता है। तो सीमेन भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो इसमें आपको 2 ही बातें याद रखनी है कि चालकता क्या होगी,
रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इकाई क्या होगी, महो होगी, प्रति ओम, प्रति ओम लिख सकते हो, ओम इनवर्स लिख सकते हो, साइमन या सीमन भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि तापमान बढ़ने पर, एक तांबे का तार है, उसका तापमान बढ़ने पर चालकता क्या होगी, चालकता क्या होगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से आप उसका बता सकते हो। फिर आता है सरफेस, यानी कि फिर आता है कंडक्टिविटी, जिसको क्या कहते हो, चालकता कहते हो, कंडक्टिविटी। जैसे आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा था उसी तरीके से आप कंडक्टिविटी, चालकता बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, विशिष्ट चालकता भी कहा जा सकते हैं। अब यहाँ देखो रो बराबर क्या होगा, विशिष्ट चालकता को रो से लिखोगे, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखोगे, और रो जो आपने को पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वही क्या कहलाता है, चालकता। अब मात्रक की अगर हमने बात करें तो मात्रक देखो क्या होगा, मात्रक अगर हमने बात करें तो ओम इंटू मीटर होता है इसका, 1/ओम को मैंने अभी आपको बताया था, कितने भी 4 तरीके बताए थे, कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ अपने इसको महो लिख सकते हैं, और इसको 1/में मीटर है तो इसको महो प्रति मीटर लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, प्रति ओम प्रति मीटर, यानी कि प्रति ओम प्रति मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था कंडक्टिविटी या चालकता। बात आती है किन किन बातों पर निर्भर करेगी, बात 2 ही बातों पर निर्भर करेगी। जिस बातों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती थी, तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर। 4 बातें ऐसी है जिन पर इसका मान डिपेंड नहीं करता, वो सही में चलेगा। फिर अपने एक जो लास्ट पार्ट है इसका वो है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है, और कार्य करने की क्षमता यानी कि कितने टाइम तक वो काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, आपका ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है, देखो घरों में जो विद्युत ऊर्जा खपत होती है, ई बराबर अपने क्या लिख सकते हैं, पी इंटू टी। पी के फार्मूले आपको पता ही है, यहाँ जितने भी फार्मूले आपको याद है आप यहाँ लिख सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि पावर को अगर अपने समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी का मतलब क्या होगा, एनर्जी की जो ऐसा इकाई होती है वो जूल होती है। फार्मूले की अगर हमने बात करें तो अगर आपको पावर का फार्मूला पता है, पावर का फार्मूला पता है तो आप यहाँ पावर के फार्मूले लिखोगे और आगे क्या लगा दो, टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो v² टी भी लिख सकते हो, इस तरीके से I² g इंटू टी लिख सकते हो, या v² GT भी लिख सकते हो। तो कैसे भी इसके फार्मूले को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको सिर्फ ओनली पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला पता है तो आप ऊर्जा का फार्मूला भी बता सकते हो। अब बात आती है कि इसके मात्रक की। तो देखो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। देखो जूल कैसे बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। P जो होता है, P का फार्मूला क्या होता है, W/T, और T से T कैंसिल होगा तो E बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, W। मतलब कार्य एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, ये आपने पढ़ा भी होगा। और इसके मात्रक की अपने बात करें तो जूल होगा। इसके अलावा देखो क्या होगा, जूल किसके बराबर होगा, वाट इंटू सेकेंड, यानी कि जूल बराबर क्या होगा, वाट सेकेंड। तो यहाँ से इसके ये तो फार्मूले आपके बन चुके हैं, वो जो पावर से मल्टीप्लाई होकर के बनेंगे। मात्रक अगर पूछा जाए तो जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड होगा। यहाँ से कैसे भी बना सकते हो, वोल्ट एम्पियर सेकंड भी क्या होगा, वाट के बराबर होगा। इस तरीके से इनके मात्रक आप बना सकते हो। अब अपने उनके बारे में बात करेंगे जो अपने घरों में जो इस्तेमाल होता है। जैसे एनर्जी मीटर होता है, घर के बाहर लगा होता है, किलोवाट घंटा के अंदर उसका मेजर करता है वो। तो वो कैसे अपने को, मतलब उसका कैसे यूनिट का मान पता चलेगा, कैसे क्या होता है। तो अब जो है मात्रक बताने वाला वो खासकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप सोच लेना कि, या आपने देखा भी होगा जो भी लोको का एग्ज़ाम हुआ था, या जो आपने जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम दिए होंगे उनमें आपने देखा भी होगा इस तरीके का। तो देखो क्या है, घरों में जो एनर्जी खपत होती है उसका मापन जो किया जाता है ऊर्जा मीटर द्वारा किया जाता है, एनर्जी मीटर द्वारा किया जाता है। अब एनर्जी जो होती है ना, वो देखो क्या होती है, एनर्जी को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट में। और एनर्जी मीटर के ऊपर लिखा होता है kWh, यानी कि kWh लिखा होता है। तो kWh 1 यूनिट के बराबर होगा। इसी यूनिट का पहले बड़ा नाम था BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इतना तो पता चल चुका होगा कि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होगा, BOT के बराबर होगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता था, बोर्ड ऑफ ट्रेड तो हटा दिया, सिर्फ छोटा सा नाम रख दिया यूनिट। अब देखो क्या है, अगर आपको किलोवाट घंटा जो है इसके अंदर वाट घंटा पूछे तो किलो की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1000 वाट घंटा। तो एक चीज़ तो आपको ये पता चल चुकी है कि 1 किलोवाट घंटा के अंदर वाट घंटा कितने होंगे, 1000 होंगे। दूसरी बात आपको काम क्या करना है, इस 1000 घंटे की जगह अगर आपको सेकंड दे तो 3600 सेकंड होगा।
3600 सेकंड होगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो 36 गुणा में 10 की पावर 5 वाट सेकंड। और अभी आपने पढ़ा था E बराबर P इंटू टी, वाट सेकंड किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, जूल। इसी तरीके से अगर इसकी पावर को तुम लोग बढ़ाते हो तो ये पॉइंट आ जाएगा, देखो कैसे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, गुणा जो होगा इसकी पावर में ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 6, और 36 को जब 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3.6। तो मतलब जैसे जैसे तुम लोग पावर को बढ़ाओगे ये पॉइंट को आप क्या करोगे, इधर लेकर के आते रहोगे। अगर आपको 7 लिखोगे तो 0.36 आ जाएगा, अगर 8 लिखोगे तो 0.036 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसमें वाट घंटा कितना होता है, तो आप बताओगे 1000। आपसे ये पूछा जाएगा कि वाट घंटा के अंदर जूल कितने होते हैं, तो 3 गुणा 10 की पावर 5 आएगा, या क्या लिखोगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6। फिर एक चीज़ आपको और याद रखनी है, 10 की पावर 5 है, अगर इस 10 की पावर 5 है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 36 गुणा 10 की पावर 5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 36 गुणा में 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 2 क्या बन जाएगा 3600, और 3 का क्या हो जाएगा किलो, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होगा उसमें जूल कितने होंगे 3600 किलो जूल होंगे, 3600 क्या होंगे किलो जूल होंगे। क्योंकि इसमें देखो कितने फैक्ट हैं, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा, बीओटी किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा, घंटे को आप सेकंड चेंज करोगे तो ऐसे करोगे, किलो जूल पूछ रहे तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप देखो क्या हम क्या कर सकते हो कि 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हो, इसको 3600 किलो जूल भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक आपको बात और याद रखनी है, जूल नहीं दिया था यार, पीएचडी का एग्जाम हुआ था जेईएन का राजस्थान के अंदर, 2013 की बात है, 13 या 14 की बात है। उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना वो कितने किलो कैलोरी के बराबर है। तो एक चीज़ आपको मैंने भी बताई थी, जो विद्युत धारा का जो अपनों ने चैप्टर पढ़ा था या भी जो अपने ने बात की थी, किलो तो यहाँ छोड़ दो, जूल की जगह आप क्या लिख सकते हो 3600 किलो का किलो छोड़ दो, जूल की जगह आप लिख सकते हो 0.24 कैलोरी। 0.24 क्या लिखोगे कैलोरी, 0.24 को जब इससे गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 868 आएगा या 864 आएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ 1 किलोवाट घंटा के अंदर कैलोरी पूछा जाए, किलो कैलोरी, तो 800 जो 68 होगा, 868 जो होगा आपका क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ से। इस तरीके से आप देख सकते हो कि 868 किलो कैलोरी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऊर्जा का एक मात्रक और आपको याद रखना है। तो पहले देखो यूनिट भी किसकी गई है ऊर्जा की, KWH भी इसकी, VOT भी इसकी, जूल भी इसकी, कैलोरी भी ऊर्जा की। अब आपको एक फार्मूला याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो E बड़ा होगा V छोटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए आपको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है ऊर्जा की। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। यहाँ माइनस नहीं लगाना आप लोगों को, और नहीं आपको काम क्या करना है यहाँ गुलाम लगाना, यहाँ लगाना है जूल, क्योंकि ऊर्जा की आप बात कर रहे हो। एक बार प्रश्न था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा के अंदर 10 की पावर क्या आती है 6, तो 19 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको जब आप काटोगे तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा। मेन आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ठीक है। फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कर सकते हो, किलो भी कर सकते हो, वो अगर आपको पता है मेगा में क्या होता है 10 की पावर 6 होती है, 10 की पावर 3 होती है, उस तरीके से आप बता सकते हो। एक आपने को बात करनी है कि घरों में जो विद्युत खपत होता है उसको यूनिट में कैसे मेजर करेंगे, तो देखो उसका भी एक तरीका है। तो आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है मैं आपको ऐसा तैयार करवा दूंगा कि आप कोई भी जब एग्ज़ाम दोगे ना, चाहे डिप्लोमा लेवल पर हो चाहे ITI लेवल पर हो, तो आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखो वाट यूनिट जो होता है, यूनिट क्या होगा वाट इंटू घंटा बटा में क्या होता है 1000। ऐसे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आपको बोल देगा कि एक 1000 वाट का हीटर है, 1000 वाट का क्या है हीटर है जो डेली 2 घंटे चलता है, और आपको साप्ताहिक खर्च पूछ रहा है। साप्ताहिक खर्च क्या होगा, यहाँ आपको ये भी बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का खर्चा इतना है, बताइए इस महीने का खर्च कितना होगा, वो कितना होगा।
तो कुछ नहीं करना, आपको पहले यूनिट निकालनी है। तो वाट की जगह क्या रखोगे 1000, 1 हीटर दे रहा है तो 1000 होगा, 2 हीटर दोगा तो 2000 हो जाएगा। तो 1000 यहाँ आ जाएगा, 2 घंटा डेली चलता है, नीचे 1000 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 यूनिट। 7 दिनों का पूछ रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट हो रही है, तो 7 दिनों में कितनी यूनिट होगी 14। अगर 1 यूनिट का खर्चा 3 रुपया देता है तो आपको कितना हो जाएगा टोटल 42 रुपये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये हल कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर था अपना पहला चैप्टर था, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला जो अपना चैप्टर पढ़ेंगे वो इससे भी अच्छा होगा, या ये समझ लो कि ये आपका बेसिक था, ये इलेक्ट्रिकल की जान चैप्टर था। तो नेक्स्ट मिलते हैं कल, धन्यवाद।